हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूजीसी नेट में जो पेपर थर्ड है उसमें जो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर है उसमें से पेरियार ई रामास्वामी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके अलावा मैंने काफ़ी सारे थिंकर्स को ऑलरेडी कंप्लीट करा रखा है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, तो आप प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। आगामी अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आपके सिलेबस में है तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल। अगर आप यूजीसी नेट दे तो उसमें तो ये सिलेबस में है ही। और इसके अलावा वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर भी मैंने सारी यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली कवर करा रखा है, उसे भी आप देख लेना। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी मैंने करा रखी है, पब्लिक एड भी करा रखी हूँ, और इसके अलावा मैंने काफ़ी सारे एमसीक्यू भी करा रखा है। तो प्लीज़ एक बार अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो जो भी मैंने ये प्लेलिस्ट बनी हुई है सेक्शन वाइज, तो आप देख लेना ताकि आपको आगामी कोई भी आप एग्ज़ाम दोगे तो उसमें काफ़ी आपको हेल्प करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखो, इनका मूल नाम क्या था? ई.बी. रामास्वामी नायकर। ठीक है, ईरोड वेंकट नायकर रामास्वामी। ठीक है, इनके अनुयायी ने इनके प्रति उदार आदर प्रकट करते हुए उन्हें पेरियार कहा। पेरियार की इन्हें उपाधि दी गई थी, संज्ञा दी गई थी। तमिल में पेरियार शब्द का तात्पर्य होता है सम्मानित व्यक्ति या महर्षि। ठीक है, पेरियार का मतलब क्या होता है? सम्मानित व्यक्ति या महर्षि। इनका जन्म कोयम्बटूर जिले के नायडू परिवार में हुआ था, जिसे हिंदुओं में निम्न जाति का परिवार माना जाता था। उन्होंने सामाजिक भेदभाव को झेला था। अब जैसे ही हम पहले के टाइम में देखते थे, काफ़ी जाति व्यवस्था का काफ़ी वो था, जो निम्न जाति के थे उनसे काफ़ी सारे उसका सामना करना पड़ा था। तो तत्कालीन ब्राह्मणवादी व्यवस्था, रूढ़िवादी हिंदुत्व, वर्ण व्यवस्था, मूर्ति पूजा, हिंदू पौराणिक कथाओं का तीव्र विरोध किया। दक्षिण भारत में हिंदी के अनिवार्य शिक्षण का विरोध किया। ठीक है, दक्षिण भारत में हिंदी के अनिवार्य शिक्षण का विरोध किया। उन्होंने जस्टिस पार्टी का गठन किया। ये भी एग्जामों में आया। अभी कौन सा मैं हर एग्जाम में आपको पीवी राम इनसे एक क्वेश्चन आता ही आता है। आपने अगर आप जिस स्टेट के हो, अगर उसके प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन देखोगे, अगर आपके सिलेबस में है तो 1 से 2 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। और मुझे तो लगता है मोर और लेस सारे जितने भी हायर एग्जाम होते हैं सारे यूजीसी नेट को ही कॉपी करता है। तो यूजीसी नेट में ये है सिलेबस में, तो आप प्लीज़ अपना चेक कर लेना अगर आपके सिलेबस में, तो प्लीज़ ये वीडियो आपको काफ़ी है, क्योंकि इसमें जो भी मैं उनके बारे में बताऊंगी, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर, वो भी मैं आपको बताऊंगी किस टाइप के इनसे क्वेश्चन बनता है। ज़्यादा नहीं, आप 1 बार 2 बार ये वीडियो सुन लोगे, 2-3-4 क्वेश्चन इनसे रिलेटेड है, बस उसी में वही क्वेश्चन घूमते रहता है। अगला है, अब उनकी रचना क्या है? वाई वेयर वुमन enslaved, पेरियार ऑन बुद्धिज्म, थॉट्स ऑन पेरियार। इनकी बुक्स ऐसा नहीं पूछा। देखो, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का खंडन किया। सबसे पहले तो ये ब्राह्मणवाद विरोधी थे। सार्वजनिक जीवन में भेदभाव का खंडन किया। कांग्रेस के अस्पृश्यता उन्मूलन कार्यक्रम से प्रभावित होकर 1920 में कांग्रेस में सम्मिलित हुए। एक बार यूजीसी नेट में पूछा हुआ था कि 4 पार्टी का नाम दिया था, उसमें से बताओ किस किस पार्टी में ये सम्मिलित थे। तो एक तो इन्होंने बनाया था, 1-2 तो वैसे ही था। ये कांग्रेस पार्टी में भी सम्मिलित हुए थे। कब सम्मिलित हुए थे? 1920 में। फिर ज़्यादा दिन नहीं रहे, फिर कांग्रेस को छोड़ दिया उन्होंने। त्रैवंकोर के में बैंकम सत्याग्रह का नेतृत्व किया। ये भी पूछता है, बैंकम सत्याग्रह किससे रिलेटेड है? कांग्रेस में गैर ब्राह्मणवादियों के प्रति हो रहे भेदभाव को देखते हुए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। तो ज़्यादा में, लेकिन कांग्रेस से जुड़े, ये होगा ना कि इसमें से किस में शामिल है, तो कांग्रेस में जुड़े थे, बट कुछ टाइम के बाद वहाँ देख के ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण में जो भेदभाव हो रहा था, फिर उन्होंने छोड़ दिया। आगे है, वर्ण श्रम धर्म का विरोध किया। सामाजिक कुप्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा, स्त्री एवं दलित के शोषण का विरोध किया। गांधी का विरोध। देखो, पेरियार, जिन्हें एक महान व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है, उन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत गांधी के अनुयायी के रूप में की। ठीक है, परंतु कांग्रेस के परित्याग के बाद उन्होंने गांधी के विचारों के प्रति भी विरोध व्यक्त किया। उनके अनुसार गांधी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। अगला है, जाति का उन्मूलन। उनके अनुसार भारतीय समाज में जाति व्यवस्था सर्वाधिक भेदभावपूर्ण एवं अधिक्रमतामूलक है, जिसमें शुद्धता और प्रदूषण का विचार अमानवीय है। उन्होंने कहा है कि जातिवाद केवल समाज में ही
नहीं अपितु राजनीतिक दल और विभिन्न दबाव समूहों में भी विद्यमान है, जिसे वे समाप्त करना चाहते थे। आगे है अमूलवादी उदारवादी। पेरियार मानवीय विवेक और स्वतंत्रता के समर्थक थे, इसलिए जन्माधारित जातिवादी व्यवस्था और छुआछूत के प्रबल विरोधी थे। उनके अतिरिक्त वे महिलाओं के उत्थान के भी समर्थक थे। आगे है उनके अनुसार धार्मिक समाज में धर्म और धार्मिक ग्रंथियों के आधार पर कुरीतियों का समर्थन किया जाता है, जबकि उन्होंने नई तकनीक की खोज एवं ज्ञान के नए आधारों के निर्माण पर बल दिया। उनके अनुसार व्यक्ति को कोई भी विचार इसलिए नहीं स्वीकार करना चाहिए कि वह पूर्वजों द्वारा धर्म के द्वारा अथवा धर्म ग्रंथों द्वारा बताया गया है, बल्कि विवेकीय ज्ञान उनके निर्धारण का एकमात्र आधार है। क्या विवेकीय ज्ञान? अगला है निरीश्वरवादी। निरीश्वरवादी मतलब ईश्वरवादी निरीश्वरवादी है। वे ईश्वर को नहीं मानते थे। अब ये भी देखो, थिंकर को क्या है ना, थिंकर का इंडियन का पॉलिटिकल थिंकर का क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है। अगर एक दो बार आप थिंकर के बारे में जान लोगे ना, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा। अब हो सकता है आजकल बहुत सारे एग्जामों में आपने देखा होगा कि 4 स्टेटमेंट दे देता है, ठीक है, और बोलता कौन सा इससे रिलेटेड है। जैसे मैं बोल दिया ये धर्म वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, एक में पूछा ये ईश्वर को नहीं मानते थे। वैसे 4 मतलब आप खुद से सोच लो, जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगी वैसे 4 ये बता लो। उसमें से अगर आप थिंकर को सही से पढ़े रहोगे तो आप समझ जाओगे कि नहीं इनके विचार ऐसे थे। अब सिर्फ आप इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे तो देखो जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आया है वो तो शायद आप सॉल्व कर लो, लेकिन जब तक मेरा तो कहना रहता है कि एक बार आप जरूर जो भी थिंकर है, जो भी पार्ट है आपका, 1-2 बार आप जरूर उसके थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ लो। उसके बाद फिर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि हर क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा जब आप थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छे से कवर कर लोगे तो, ठीक है। अब ईश्वर को नहीं मानते थे। ईश्वर ने कभी भी किसी को अपना दर्शन नहीं दिया। ईश्वर और धर्म की उत्पत्ति का मूल कारण भय, अज्ञान, गरीबी है। उन्होंने व्यक्ति के विवेकशील चिंतन पर बल दिया है। व्यक्ति के विवेकशील चिंतन पर बल दिया है। आगे है आर्य अधिपत्य का विरोध। उनके अनुसार आर्यों के द्वारा द्रविड़ों पर अधिपत्य स्थापित किया गया, जो वेदों के द्वारा निर्मित किया गया, और वर्णाश्रम और धर्म का निर्माण किया गया, तथा इसी वर्णाश्रम में शूद्रों की उत्पत्ति हुई, और ब्राह्मण जो आर्य प्रजाति के थे उन्होंने स्वयं को समाज का नेतृत्वकर्ता मान लिया, जिसमें समाज में ऊंच नीच के भाव का विकास हुआ, सामाजिक विषमता भी पैदा हुई। उसके अनुसार छुआछूत मानवीय गरिमा को क्षति पहुंचाने वाला सर्वाधिक कठोर माध्यम है। क्रांति और समन्वय। तो उनके अनुसार समाज में क्रांति परिवर्तन शुरू से होते रहे हैं और छुआछूत को समाप्त करने के लिए ऐसे ही क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है, जहां राजा, पुजारी, जाति, धर्म, ईश्वर के विरुद्ध क्रांति की जाएगी। उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन का साम्यवाद के साथ विलय किया, ठीक है, ये भी यह ध्यान रखना। आत्मसम्मान उनके आंदोलन थे, विलय कर दिया, और आत्मसम्मान भी साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित था, जिसके सामाजिक भेदभाव का विरोध किया गया। समाज सुधार कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया। इसका लक्ष्य तमिल प्रदेश के गैर ब्राह्मण के मन में अपने द्रविड़ परंपरा पर गर्व का भाव जगाता था। फ्रेंड्स, ये मैं आपको राजेश मिश्रा की बुक से करा रही हूँ, और मैं उन्हीं की बुक से ये थिंकर जितने भी हैं वो कंप्लीट करा दूंगी। अगला है वाल्मीकि रामायण के रावण में द्रविड़ जाति के आदर्श नायक के रूप में चित्रित किया, राम को आर्य जाति के दुष्ट व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। कई हिंदू देवी देवताओं के चरित्र पर कीचड़ उछालने की कोशिश की। पेरियार रामायण की रचना की। ब्राह्मणों के धार्मिक वर्चस्व को चुनौती देने के लिए उन्होंने आत्मसम्मान विवाहोत्सव आयोजित किए, जिसमें ब्राह्मण पुरोहितों को बुलाए बिना
विवाह संस्कार संपन्न कराए। दलित जातियों के मन से हीन भावना हटाने के लिए। आगे आत्मसम्मान पूर्वक जीने की शिक्षा दी। अस्मिता की भावना को बढ़ावा दिया। आत्मसम्मान आंदोलन के प्रचार हेतु कुड़ी अरासू एवं रिवोल्ट का प्रकाशन किया। ये ध्यान रखना। दलितों की नई पहचान स्थापित करने हेतु न केवल द्रविड़ आंदोलन चलाया बल्कि एक नए स्वाधीन देश द्रविड़स्तान का मांग उठाया। भाषा विवाद। मद्रास प्रेसिडेंसी में जब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नेतृत्व में स्कूली स्तर पर हिंदी भाषा अनिवार्य की गई तब पेरियार ने इस नीति का विरोध किया। इस विरोध के दो कारण थे। पहला था तमिल प्रदेश में हिंदी लागू करने का अर्थ संस्कृत का पुनरुत्थान। हिंदी भाषा के बजाय मातृभाषा पर बल देना चाहिए। पेरियार ने मातृभाषा को पराई आर्य भाषा के आक्रमण से बचाने का आह्वान किया। यूनेस्को ने पेरियार को नए युग का पैगंबर, दक्षिण पूर्वी एशिया का सुकरात, समाज सुधारक आंदोलन का पिता माना। 1970 में यूनेस्को द्वारा सम्मानित किया गया। 1938 में तमिलनाडु तमिल के लिए नारा दिया। 1938 में तमिलनाडु तमिल के लिए नारा दिया। जस्टिस पार्टी, और ये दो पार्टी उन्होंने बनाई, जस्टिस पार्टी और द्रविड़ कड़गम। 1916 में गठित जस्टिस पार्टी का उद्देश्य ब्राह्मण समुदाय की आर्थिक शक्ति एवं राज्य विरोधी गैर ब्राह्मणों का सामाजिक उत्थान था। 1937 जस्टिस पार्टी का नेतृत्व पेरियार ने संभाला। 1944 में पेरियार ने जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम कर दिया, जिसका प्रभाव मुख्यतः विद्यार्थी एवं शहरी लोगों पर था। 1949 में पेरियार और अन्नादुराई के मध्य मतभेद के कारण द्रविड़ कड़गम का विभाजन हो गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमारी ये पेरियार फिनिश होते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं एक बार करा दूंगी, ये भी हमारे सिलेबस में है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी वजह से ये चैनल हेल्प करा अगर आपके प्रिपरेशन में, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।